गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हम लोग का लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन का सबसे बेहतर एक कंसेप्ट है हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ का हम लोग पढ़ेंगे। हेनरी लॉ का डेरिवेशन क्या होता है, उसके बाद कुछ ग्राफ पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ एंड लिमिटेशन, ठीक है। और ये 12th जेई नेट सीयूटी टीजीटी पीजीटी सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। जब हम सॉल्यूशन चैप्टर के एकदम एक न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा टेक्स्ट बुक में, जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चनों को कराया जाएगा। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सभी बच्चों का स्टडी टाइम विथ राजेश यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का जो रिलेशन है, हेनरी लॉ जो नियम है, इसका जो संबंध है यह है गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, यही पढ़ना है। यानी हेनरी लॉ क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी भी गैस, कोई गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उस पर प्रेशर का क्या असर पड़ता है, उस सॉल्युबिलिटी को कैसे प्रभावित करता है प्रेशर, इसी से संबंधित है हेनरी का नियम। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में अगर डिसॉल्व होकर कोई सॉल्यूशन बना रही है ना, तो गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। मैनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करती है, जिसमें से पहला एक फैक्टर आ जाएगा, एक आ जाएगा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये दोनों का नेचर भी प्रभावित करेगा कि कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी, कौन सी गैस कम घुलेगी, इसको प्रभावित करता है। जैसे इनमें एक लॉ होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में भी, ये भी थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई गैस है बेटा, कोई गैस है और यहां पर कोई सॉल्वेंट है, और अगर गैस दो तरह की हो सकती है, पोलर और एक हो जाएगा नॉन पोलर ना। वैसे सॉल्वेंट भी दो तरह का होगा, एक पोलर सॉल्वेंट और एक हो जाएगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। पोलर का मतलब हो जाएगा, पोलर को सही अर्थों में समझने के लिए, पोलर का मतलब सिंपली प्लस माइनस आ जाता है, उसको हम पोलर मान लेते हैं, लेकिन रियली में दिस इज नॉट ए बेस्ट कंडीशन फॉर टू डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ एनी कंपाउंड्स। पोलैरिटी को डिसाइड करता है, वो उसका नाम है म्यू, और म्यू होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है यह डिफाइन करने के लिए कि कोई भी कंपाउंड पोलर है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, म्यू 0, इसका मतलब वो नॉन पोलर है, वो नॉन पोलर है। और अगर म्यू डज नॉट इक्वल 0 तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में डीपली स्टडी आप लोग किए होंगे 11th की केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको जानकारी कुछ होगा। तो चलिए, हल्का फुल्का जानकारी जरूर होगा। जैसे HCl है, अगर HCl गैस के बारे में बात करें तो HCl पोलर है, इसलिए कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की दोनों में शेयरिंग होता है, लेकिन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। तो जो HCl जो गैस है यह एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। HCl पोलर वैलेंट कंपाउंड्स है, माने HCl एक पोलर गैस के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे पोलैरिटी के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। 11th में जो केमिकल चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसको डीपली स्टडी कराया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा बढ़िया से।
अभी हम लोग मानते हैं कि थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा, पोलैरिटी और नॉन पोलर के बारे में जानते होंगे। मैं पूरा खेल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का है। अब चलिए, अब मान लीजिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब यह हो गया, यदि गैस आपकी, अगर गैस का नेचर क्या है, पोलर है, गैस का नेचर बेटा पोलर है। पोलर गैस में कौन कौन आ जाएगा, जैसे HCl पोलर गैस है, अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया भी पोलर गैस है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पोलर गैस है। ये सब पोलर गैसें होती हैं। कुछ नॉन पोलर गैसों में जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया, मेथेन हो गया, ये सब नॉन पोलर गैसें होती हैं। पोलर सॉल्वेंट में सबसे बढ़िया जो पोलर सॉल्वेंट हम लोग का ये है वाटर। वाटर एक सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में बताया गया था कि ये बेंजीन हो जाएगा ना, या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, या कार्बन डाई सल्फाइड हो जाएगा, या पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। ये सब का सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। और थियरी है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर हमारा गैस पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। अगर पोलर गैस है और सॉल्वेंट भी पोलर, सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। और अगर पोलर गैस है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, या तो इनसॉल्युबल होगा या बहुत ही लेस सॉल्युबल होगा। इसमें सॉल्युबिलिटी बहुत क्या होती है, कम होती है। वैसे ही अगर नॉन पोलर गैस है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, अगर इसमें डिसॉल्व हो रहा है तो लगभग नहीं होगा, या सॉल्युबिलिटी बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के बारे में जानते होंगे। अगर गैस हम लोग का पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। अगर गैस नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। ओके, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के बारे में जानते होंगे। दूसरा एक फैक्टर प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है यह इस सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेगा। और कोई भी गैस जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है और कोई सॉल्यूशन जब बनता है तो यह जो है एक्स कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है, यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है, बाहर की तरफ निकलती है। और अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, ली-चैटलियर प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो अगर मान लीजिए कोई गैस है, जैसे HCl गैस है और ये वाटर में डिसॉल्व हो करके मान लीजिए बना रहा है HCl एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए डेल्टा H क्या है, नेगेटिव में आता है। एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब एक्स कैलोरी एनर्जी इधर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इधर हो जाएगा आपका हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इधर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर। ली-चैटलियर क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ाने पर, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो हमारा रिएक्शन इधर भागेगा, यानी कि ये फॉरवर्ड है और ये क्या है, बैकवर्ड है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा तो जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुई है वो भी क्या होगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तो गर्म पानी में गैस कम डिसॉल्व होगी, ठंडे पानी में गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फिशेस होती है, मछलियां जो होती है, ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुला होता है, तो उनको रेस्पिरेशन में, श्वसन करने में फायदा होता है ना। तो उसके बारे में ध्यान रखना, कोई भी गैस अगर घुलेगी लिक्विड में तो एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, मैं टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, और देख लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। और जो तीसरा फैक्टर्स होता है, एक होता है टीसी
TC का मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, पढ़े होंगे वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन 11th, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वह गैस इजिली लिक्विफाइड होती है, वह गैस इजिली लिक्विफाइड हो जाएगी। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वह गैस इजिली लिक्विफाइड होगी, और जो गैस इजिली लिक्विफाइड होती है उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, हाई होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया है, इन सब का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, उसका लिक्विफिकेशन, वह गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसकी सॉल्युबिलिटी, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा कुल मिलाकर उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है। और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर नेगेटिव माइनस में चला जाता है, बहुत सी गैसों का, उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, या हीलियम गैस हो गया, या नाइट्रोजन गैस हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी फैक्टर होता है, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है किसी गैस की। नेक्स्ट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ अगर कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उस पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम लोग को पढ़ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और हेनरी साहब ने प्रूव किया है, अगर HCl मान लीजिए कि कोई गैस है और ये वाटर में डिसॉल्व होकर के मान लीजिए कि आपका HCl एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रूव किया है कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यही सिद्ध किया है आपके हेनरी साहब ने। यानी अगर कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है और हाई प्रेशर किया जाए, अंडर हाई प्रेशर, अगर गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वह गैस उस लिक्विड में ज्यादा मात्रा में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहां से समझ भी सकते हैं। मान लीजिए कि एक कोई कंटेनर है बेटा, और इसमें ये है लिक्विड, ये लिक्विड है और यहां पर कोई गैस भरी गई है, इसका प्रेशर क्या है, मान लेते हैं P0 है। तो कुछ गैसें लिक्विड के अंदर क्या हो रही है, इंटरिंग कर रही हैं। अगर मान लीजिए कि हमने पिस्टन को बहुत नीचे कर दिया, अगर पिस्टन को हमने एकदम दबा दिया, ये लिक्विड है बेटा, तब उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आ जाएंगे गैस के, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल का लिक्विड में इंटर करने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी प्रेशर बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में इंटर करने लगते हैं। माने प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए ग्राफिकली अगर इसको ध्यान किया, ग्राफ जब खींचा तो ऐसे ग्राफ देखा गया है। मान लीजिए ये सॉल्युबिलिटी है और ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो अभी प्रूफ किया आपके हेनरी लॉ ने, अभी प्रूफ करेंगे कि प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। देखिए अलग अलग गैसों के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ये जैसे मान लीजिए कि हीलियम हो गया, ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन हो गया, ये मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वह गैस हमारे सॉल्युबिलिटी एक्सेस के क्या होगा, क्लोजर होता है। ध्यान रखिए, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये ग्राफिकली इसको दिखाया गया है। अब हम समझते हैं हेनरी लॉ को, थोड़ा सा हेनरी लॉ क्या है और हेनरी लॉ को कैसे प्रूफ किया जा सकता है। हेनरी लॉ ने यह बताया कि मान लीजिए कि एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है बेटा, ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का एक डिफरेंट अमाउंट ले लीजिए। मान सॉल्वेंट कितना है, मान लेते हैं कि W है। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, W ग्राम सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, और टेम्परेचर क्या है इसका, कांस्टेंट है। तो जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, वो उसका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर एक सॉल्वेंट का अमाउंट निश्चित कर दिया जाए तो निश्चित अमाउंट में जो सॉल्वेंट का अमाउंट कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसमें गैस जो डिसॉल्व हो रही है, उस गैस की जो अमाउंट है, गैस की जो मात्रा है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है।
हाई प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ेगा, अंडर हाई प्रेशर ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड में क्या होगी, डिसॉल्व होने लगती है। यानी कि कांस्टेंट, अगर सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वह कांस्टेंट कर दिया जाए, सॉल्वेंट का अमाउंट कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उसमें जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसका जो अमाउंट है वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लिक्विड इसमें क्या होगी, डिसॉल्व होने लगी। यानी अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए गिवन लिक्विड, लिक्विड का जो अमाउंट है वो डिफिनिट होना चाहिए। किसी भी गैस का मैं अंडर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर एक सॉल्वेंट के डिफिनिट अमाउंट में जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसका जो अमाउंट है, उस गैस की जो मात्रा है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। यानी कि W1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, कांस्टेंट लगा दीजिए, K इंटू P हो जाएगा। अब यहां से डेरिवेशन हम लोग करेंगे, हेनरी लॉ का डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या है इसमें W1 क्या बेटा, W1 क्या है, W1 है अमाउंट ऑफ गैस, अच्छा W2 क्या है, W2 है बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा इसमें बताए N1 क्या है, तो मोल्स ऑफ गैस के मोल्स, और N2 क्या है, यह हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं N1 निकालूं तो N1 बराबर हो जाएगा W1 बाई कैपिटल M1, जहां कैपिटल M1 है गैस का मोलर मास, और अगर मैं N2 निकाल दूं तो N2 बराबर हो जाएगा W2 बाई कैपिटल M2, और जहां कैपिटल जो M2 है, कैपिटल M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मोलर मास है। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं किसको, हेनरी लॉ को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, आसानी से डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान मोल्स ऑफ गैस है, और N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अगर मोल फ्रैक्शन निकाला जाए गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर गैस का मोल फ्रैक्शन को मैं सिंबल क्या मानता हूं, X मान लेता हूं, गैस के मोल फ्रैक्शन को मैंने क्या माना है, X सिंबल मान लिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर X है तो X बराबर हो जाएगा N1 और नीचे हो जाएगा N1 प्लस के N2। ये पढ़ाया जाएगा जिस गैस का, जिस सोल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल्स न्यूमरेटर बनेगा और बाकी टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में काउंट हो जाता है। तो X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X, माने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस माना कि उसके सिंबल X है, X बराबर N1 अपॉन N1 प्लस के N2। इफ मान लिया जाए कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट कर लिया जाए, सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट कर लिया जाए, तो उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि N1 का मान बहुत क्या होगा, कम होगा। तो हमारा N1 प्लस N2 लगभग क्या हो जाएगा, N2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि N2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो ज्यादा है, उस रिस्पेक्ट में N1 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, X बराबर, तो X बराबर हो जाएगा N1 और Y क्या हो जाएगा N2। ध्यान रखिएगा यहां X क्या है, यहां पर जो X है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। ये हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं किसके, हेनरी लॉ का डेरिवेशन से। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आपको निकल जाएगा बढ़िया से। तो चलिए X बराबर N1 बाई N2, N1 बाई N2, जल्दी से उसको उतार लीजिए, जल्दी से बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को समझिए ध्यान से और उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रफ कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। क्लियर, कंफर्म हो बेटा। चलिए अब मैं डिराइव करने जा रहा हूं उसको। तो हमने क्या पढ़ा है कि N1 जो है, यहां से लिखता हूं,
W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा K इंटू P। यहां W1 क्या है, W1 है अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए एक काम करो, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, W2 से डिवाइड कर दोनों तरफ। अगर डिवाइड कर देंगे तो W1 बाई W2 और यहां हो जाएगा K बाई W2 इंटू क्या हो जाएगा P। मैंने पहले ही बता दिया था फॉर्मूले में कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो सॉल्वेंट का अमाउंट कांस्टेंट है, इसलिए W1 बाई W2 बराबर हो जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट है K डैश इंटू मैंने क्या मान लिया P मान लिया, K डैश कितना मान लिया P मान लिया। अब क्या हो गया, W1 में भाग करिए M1 से, भाग कर दीजिए, ऐसे में मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे वैसे ही W2 और यहां पर हो जाएगा कैपिटल M2 और ये हो जाएगा बेटा M2। आपको याद होगा M1 क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, M1 मोलर मास ऑफ गैस, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और इक्वल्स हो जाएगा K डैश P। व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा W1 बाई M1 को N1 कहेंगे, मोल्स ऑफ गैस या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो N1 और ये हो जाएगा N2 और यहां निकल जाएगा बेटा M1 और बाई M2 दैट इज K डैश इंटू P। उधर ले जाओ तो हो जाएगा N1 और बाई N2 इक्वल्स हो जाएगा K डैश इंटू M2 और बाई M1 और इंटू क्या हो जाएगा P। ये ब्रैकेट में जो भी कुछ है वो सब कांस्टेंट है, यहां से हो जाएगा N1 और बाई N2 बराबर K डबल डैश इंटू क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है, इंटू P हो जाएगा। अभी मैं शुरू में ही मैंने प्रूफ कर दिया था, शुरू में डेरिवेशन देखेंगे तो N1 बाई N2 को क्या बोलते हो, अभी पीछे देखिएगा ध्यान से, तो N1 बाई N2 मैंने प्रूफ किया है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये गैस का मोल फ्रैक्शन है, तो गैस का मोल फ्रैक्शन माने कि x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा K डबल डैश इंटू क्या हो जाएगा P हो जाएगा। x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब आ गया डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन आ जाएगा, तो यहां से x इक्वल्स हो जाएगा K डबल डैश इंटू P, तो यहां से P बराबर हो जाएगा, P बराबर x अपॉन K डबल डैश, यानी कि P बराबर 1 अपॉन K डबल डैश इंटू x, और 1 अपॉन K डबल डैश कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को माना गया है P बराबर KH हेनरी कांस्टेंट इंटू x। यही है बेटा, दिस इज द ये हो गया आपका, ये हो गया बेटा, दिस इज द, ये जो लॉ है बेटा P बराबर KH इंटू x, ये आपका हो गया हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ ने क्या बताया, हेनरी लॉ ने बोला था बेटा, हेनरी लॉ ने ये बताया था, हेनरी लॉ यहां पे क्या था बेटा, यहां पे क्या, सॉरी K डैश था, तो ये हो जाएगा N1 बाई N2 बराबर क्या हो जाएगा K डबल डैश इंटू P, यह गैस का मोल फ्रैक्शन x बराबर K डबल डैश इंटू क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो ये है आपका हेनरी लॉ, इट इज हेनरी लॉ, इट इज लॉ ऑफ हेनरी, यही आपका हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ ने क्या बताया, देखिए ध्यान से, हेनरी लॉ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अगर कोई गैस, यदि कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is directly proportional to the mole fraction of that gas in that given solvent। यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा मोल फ्रैक्शन, अगर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ने का मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है,
दिस इज द डेरिवेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, अब चलिए अब देख लिया जा हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। हेनरी लॉ P बराबर KH इंटू एक्स। ध्यान रखिएगा, इसमें P क्या है? P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। KH क्या है? KH हेनरी कांस्टेंट एंड X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है। यहां पर जो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट इज द फंक्शन, हेनरी कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ, हेनरी कांस्टेंट फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का और नेचर का। इसका मतलब अगर टेम्परेचर, ये कह सकते हैं कि आपके टीसी पर भी डिपेंड करता है, टीसी में क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी। यानी अगर हेनरी जो कांस्टेंट है तो हेनरी कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। अर्थात टेम्परेचर चेंज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट बदल जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट बदल जाएगा। नेचर ऑफ गैस, अलग अलग गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। चलिए देख लेते हैं एक और खास बात। अगर हेनरी कांस्टेंट का मान जिस गैस के लिए ज्यादा होगा उस गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी? कम होती है। जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान ज्यादा होता है उस गैस की लिक्विड में सोलिबिलिटी कम हो जाती है। और जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान कम होता है उस गैस की लिक्विड में सोलिबिलिटी, हेनरी कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी कम होगी, और अगर हेनरी कांस्टेंट कम होगा तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? हाई हो जाएगी। तो जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा सोलिबिलिटी कम, और जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान कम होगा उस गैस की सोलिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। एक और खास बात बता दें कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। हाई टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वाटर में कहा जाए कि जो आपका कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होता है, और अगर मान लीजिए कि ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर समुद्र या झीलों का पानी गर्म हो जाता है तो वो उसमें जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जो उस पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु, मछलियां, वो सब मरने लगेंगे। इसलिए कि अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी गर्म होगा, और पानी जब गर्म होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। उस दशा में ऑक्सीजन गैस की सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो गर्म पानी हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर थोड़ी मात्रा में होता है, डिसॉल्व है, वह क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और एक्वेटिक स्पीसीज को जिस अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और सारे एक्वेटिक स्पीसीज क्या होंगे? मरने लगेंगे। तो मछलियां क्या होती है? मरने लगती है। मछलियां जो होती है, कहा जाए कि जो फिशेस होती है, और जो फिश के लिए जो कोल्ड वाटर बेटर होता है, तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा उनको मिलता है, तो मछलियां ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करेंगी गर्म पानी की अपेक्षाकृत, क्योंकि ठंडा पानी में ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा डिसॉल्व होता है, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है? तो हेनरी लॉ का पहला एप्लीकेशन है कि जब भी किसी व्हेन वी ओपन द सील्ड बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, we notice some air bubble, we notice some bubbles of carbon dioxide gas। जब किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को आप उसके ढक्कन को खोलोगे, बॉटल्स को, तो उसमें से क्या होता है? आपके एक क्या होते हैं? बबल्स अंदर बनने लगते हैं। वो बबल्स क्या होते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मान लीजिए कि एक सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एकदम बिल्कुल सील्ड पैक्ड है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप खोलोगे
तो उसमें होता क्या है कि बाहर का प्रेशर अगर P है तो अंदर का प्रेशर होता है P प्लस डेल्टा Kp। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर का प्रेशर क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर होता है। क्यों किया जाता है? अंडर हाई प्रेशर रखने से फायदा यह होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ज्यादा घुलेगी। कोल्ड ड्रिंक्स बोतल के अंदर का प्रेशर जब हाई करते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सोलबिलिटी बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा गैस, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लिक्विड के टच में आएगा तो यह बनाएगा एक कार्बोनिक एसिड। माने पीएच मान इतना कम कर देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, पीएच वैल्यू एकदम 7 से कम कर दिया जाएगा। इतना कम कर दिया जाएगा कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पेप्सी को खराब कर सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स को खराब कर सकते हैं, उसको क्या हो, उसको उसके फर्मेंटेशन को, उसको खराब होने से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि पीएच मान बहुत ही कम कर दिया जाए तो उतने पीएच मान पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स में या कोई भी जो भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है। और जब भी ढक्कन खोलेंगे उसका, अगर सील्ड उसका ओपन करेंगे तो क्या होगा, अब जब ढक्कन तोड़ देंगे बेटा तो ये हो जाएगा, अब उसके अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। यानी कि पहले प्रेशर था अंदर P0 प्लस के डेल्टा P, अब बदल के क्या हो गया, P0 हो गया। यानी कि अब उसके अंदर का प्रेशर कम हुआ। अब प्रेशर जब कम हुआ, अगर प्रेशर कम हुआ तो गैस की सोलबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बबल्स के रूप में बाहर निकलने लगती है। ये ध्यान रखना, ये आपका हेनरी लॉ का एक सबसे बड़ा यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। दूसरा एक एप्लीकेशन देखा जाए, उसमें दूसरा एप्लीकेशन होता है बेटा बैंड्स के बारे में। बैंड्स क्या होता है कि जो भी डीप सी डाइवर्स होते हैं, मैंने समुद्री जो गोताखोर लोग हैं जो समुद्र के एकदम तली पर जाते हैं, नीचे जाते हैं बहुत ज्यादा, उनमें क्या होता है कि अगर वो नॉर्मल एयर लेके जाते हैं तो नॉर्मल एयर में क्या होता है, नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन जो होता है बेटा वह कितना होता है, 78% होता है, और ऑक्सीजन जो होगा लगभग 21% होता है। तो अगर जो भी सी डाइवर्स होते हैं उसमें जो भी अगर नॉर्मल एयर को लेके जाएंगे, नाइट्रोजन उसमें बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या, P बराबर एक फार्मूला होता है HDG, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेप्थ, गहराई के साथ। गहराई जब अंदर जाएंगे तो गहराई के साथ प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अगर गहरे समुद्र के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो लंग्स है, जब सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा। अब नाइट्रोजन गैस का आपके ब्लड में सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो जब आप समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस की ब्लड में जो सोलबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, हाई होती जाती है। ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगा ब्लड में, ऑक्सीजन भी ब्लड में डिसॉल्व होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। ऑक्सीजन तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन तो कंज्यूम होगा नहीं। अब जब आप ऊपर जाओगे, अब अगर आप ऊपर आते हैं ना, सी लेवल, समुद्र के तली से ऊपर उठोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो नाइट्रोजन गैस जो ब्लड में डिसॉल्व हुआ है उसको सोलबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब नाइट्रोजन गैस क्या होगा, वो बबल्स के रूप में, जब प्रेशर कम होगा तो नाइट्रोजन गैस की सोलबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो आपके जितने भी ब्लड वेजल्स हैं, जो भी नसें हैं जिसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और उसमें क्या बनेंगे, नाइट्रोजन गैस के बुलबुले, नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनने लगते हैं। और जब आपके पूरे वेन्स और आर्टरी में पूरे के पूरे नाइट्रोजन गैस के जब बबल्स बनने लगेंगे तो वो ब्लड के फ्लो में क्या करेंगे, रुकावट डालते हैं, और उसकी वजह से आपको एक असहनीय दर्द, एक असहनीय पीड़ा होती है, और दैट इज कॉल्ड बैंड्स। इसलिए जो भी आपका डी डाइवर्स होते हैं उनमें से नाइट्रोजन को डाइल्यूट किया जाता है, किससे, हीलियम से। उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस हटा करके हीलियम कर देते हैं। उसमें लगभग जो भी डीप सी डाइवर्स होगा तो उसमें लगभग हीलियम को भर दिया जाएगा। हीलियम लगभग 7% के आसपास उसमें हीलियम भर दिया जाएगा, और नाइट्रोजन घटा के लगभग 56
1% के आसपास, माने 56% कर देते हैं, और बाकी ऑक्सीजन लगभग कितना कर देते हैं, 32% कर देते हैं। माने कि जो सी ड्राइवर्स होते हैं उनके वो नॉर्मल एयर नहीं ले जाएंगे, उन लोग में क्या होगा, उनमें आपका हीलियम हो जाएगा लगभग 11%, उनमें नाइट्रोजन को घटा देंगे लगभग 56%, और बाकी लगभग ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 32% ऑक्सीजन को कर दिया जाता है। यानी कि जो भी आपके डीप सी डाइवर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, ताकि कम से कम, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीलियम गैस के लिए ना, हीलियम गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान बहुत ज्यादा होता है। तो हीलियम गैस के लिए अगर हेनरी कांस्टेंट का मान बहुत ज्यादा है तो हीलियम गैस ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगी। इस अवस्था में आपके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं हो पाएगा ना। तो इस पीड़ा को कम करने के लिए आपको नाइट्रोजन गैस को हीलियम से डाइल्यूट कर दिया जाता है। अगला एप्लीकेशन हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट एप्लीकेशन से होता है कौन सा, एनॉक्सिया। क्या होता है एनॉक्सिया? एनॉक्सिया क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड्स पर, बहुत अधिक ऊंचाई पर आप जाओगे, हाई एल्टीट्यूड्स पर आपका ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करता है, आपका ब्रेन के अंदर सोचने समझने की क्षमता लगभग कम हो जाती है, और बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं ना। ये प्रक्रिया क्या रहती है, एनॉक्सिया। हाई एल्टीट्यूड्स पर ब्रेन सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो ब्रेन के अंदर सोचने समझने की क्षमता जब समाप्त हो जाएगी तो आप मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाते हैं। यह एनॉक्सिया कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड्स पर बहुत अधिक आप ऊंचाई पर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अरे भैया, हाई एल्टीट्यूड्स पर ऊंचाई पर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन गैस के ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हाई एल्टीट्यूड पर एक तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम मिलेगा, और ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना ऑक्सीजन हमको मिलना चाहिए बॉडी को, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जानते हैं हम लोग के जो सेल्स में एक रिएक्शन होगा कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और लगभग 38 एटीपी एनर्जी। ये रिएक्शंस क्या होगा, लगभग नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। और जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, जब ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगा, तो ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा और आपके सोचने समझने की क्षमता लगभग समाप्त होने लगती है। दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया, दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया। चलिए आगे देख लीजिए, क्या इसका लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन सीमाएं, मैंने हेनरीज का नियम कब लागू होगा, उसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस। तो इसके पहले लिमिटेशन से बेटा, हेनरी का नियम तब लागू होता है जब हमारा जो प्रेशर लो होना चाहिए, बहुत हाई प्रेशर पे काम नहीं करेगा, प्रेशर मस्ट बी लो प्रेशर होना चाहिए। दूसरा, लो टेम्परेचर भी होना चाहिए, लो टेम्परेचर, हेनरी लॉ वैलिड अंडर, हेनरी लॉ वैलिड कब होगा, जब प्रेशर बहुत ही कम हो, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि वह जो गैस है, वह गैस आपके सॉल्वेंट से कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नो रिएक्शन टेक्स बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट, उस गैस का सॉल्वेंट के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और एक देख लीजिए फैक्टर्स, उसमें क्या हो सकता है, एक और फैक्टर्स हो जाएगा कि जो गैस है वह गैस आपके सॉल्वेंट में बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी, अगर गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है तो वहां भी आपका हेनरी लॉ सही ढंग से लागू नहीं हो पाएगा। और आपका एक पांचवा कंसेप्ट होगा, जिस गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, उस गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद वह गैस का लिक्विड में डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन अकर्स इन लिक्विड व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड। तो जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपके हेनरी लॉ की सीमाएं देख लेते हैं। हेनरी लॉ कब लागू होगा, जब प्रेशर बहुत ही लो होना चाहिए, टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, गैस और सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, गैस की सॉल्युबिलिटी
बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, गैस की सोलबिलिटी बहुत ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, और वह जो गैस है अगर उसको लिक्विड में मिलाया जाए तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन अकर्स, यानी वह गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, दिस इज द हेनरीज लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे हेनरी लॉ, और ये पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप प्लीज मन लगा के पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी।